नमस्कार। मैं अपना वक्तव्य आरंभ करता हूँ। मैं सबसे पहले मुक्तिपथ को धन्यवाद देता हूँ कि उसके इस मंच से मुझे कुछ कहने का आज मौका मिला। फेसबुक पर जो मुक्तिपथ समूह है, उसकी पोस्टिंग्स में कभी-कभी देखता और सुनता हूँ, और व्हाट्सएप पर भी इसी नाम से एक समूह है, उसकी भी पोस्टिंग्स में पढ़ता रहा हूँ। समय इतना नहीं मिल पाता कि पूरा देख सुन सकूं, पढ़ सकूं। अपार साहित्य इस समय इस तरह के समूहों पर आ रहा है, लेकिन जितना जो कुछ मुक्तिपथ की पोस्टिंग्स को मैंने सुना फेसबुक के समूह पर, व्हाट्सएप के समूह पर, मैं कम से कम फेसबुक के मुक्तिपथ समूह के लिए कह सकता हूं कि ये एक निहायत ही बेहतरीन साहित्यिक पत्रिका का काम कर रहा है, जिसकी कि आज ज़रूरत है। और कुछ ही क्षणों में कई हजार लोगों तक पत्रिका में जो कहा गया, बोला गया, सुना गया, वो पहुंच जाता है। इसके लिए मैं आशीष को बधाई देता हूं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, उन सबको बधाई देता हूं। बहुत तत्पर युवा वर्ग उभर रहा है, मुझे देख करके बहुत खुशी होती है। आशीष त्रिपाठी ने जब अशोक वाजपेयी जी की कविताओं पर बोलने के लिए कहा, तो समय की बहुत तंगी होते हुए भी मैं मना नहीं कर सका, दो कारणों से। एक तो आशीष त्रिपाठी ने कहा, मैं आशीष की कद्र करता हूं, प्रतिभाशाली, संभावनाशील युवा समीक्षक, चिंतक हैं हमारे बीच। एक कारण यह था कि उन्होंने कहा। दूसरी बात यह थी कि अशोक जी पर बोलने के लिए उन्होंने कहा, और अशोक जी सागर विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, मैं भी उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। अशोक जी मुझसे 2-4-5 साल शायद सीनियर थे। इस नाते मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे सम्माननीय है मेरे लिए। और एक साझा विरासत सागर विश्वविद्यालय की, जो कि एक अनोखा विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, वह हमारे उनके बीच, मेरे और उनके बीच में है। और कुछ समानताएं भी मेरे और उनके बीच में हैं, ऐसा मैं कम से कम कह सकता हूं। मोटी समानताएं। एक तो यह है कि बीए में अशोक जी ने हिंदी साहित्य नहीं लिया था, मैंने भी बीए में हिंदी साहित्य नहीं लिया। बीए में अशोक जी ने संस्कृत विषय लिया, मैंने भी बीए में संस्कृत विषय लिया। इतनी दूर तक तो कम से कम कुछ समानता मेरे और उनके बीच में है। इसके बाद अशोक जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं। इसके आगे मैं ये नहीं कहूंगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, क्योंकि मुझे मालूम है कि गंगू तेली नहीं है। वो तेलप नाम के बड़े प्रतापी राजा थे दक्षिण में, उनका बिगड़ करके तेली और गंगू तेली हो गया है। और तेलप ने तो भोज के भी दांत खट्टे कर दिए थे, हालांकि बाद में भोज ने उसको हरा दिया। पृथ्वी वल्लभ जो उपन्यास है कन्हैया लाल मुंशी का, बहुत अच्छा उपन्यास है, उसमें सारा इतिहास देख सकते हैं। अशोक जी को मैं पढ़ता रहा हूँ, भले ही मैंने हिंदी साहित्य नहीं लिया हो, पर मैं हिंदी की कविताएं, उपन्यास शौक से पढ़ता रहा। अन्य भाषाओं के जिस तरह से साहित्य को मैं पढ़ता रहा, अशोक जी वैसे ही एक चमकदार नाम के रूप में उभर रहे थे उस समय जब हम एमए करके निकले। उनका संग्रह निकला, शायर अब भी संभावना है, तो मैंने मंगा कर उसको पढ़ा। फिलहाल उनकी समीक्षा की पुस्तक निकली, उसको भी मैंने मंगाया और पढ़ा। कई मायनों में अशोक जी का मैं ऋणी हूँ। कम से कम हिंदी कविता की समझ के लिए एक हद तक मैं अशोक जी का ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो संस्कृति विभाग में रहते हुए हर शहर में उत्सव की श्रृंखला शुरू कराई, उसमें एक तरफ तो सागर में जो उत्सव की श्रृंखलाएं हुई कुछ साल, उसमें कुमार गंधर्व जैसे महान गायक को सुनने का मौका हमको मिला, करीब से बैठ कर के सामने उनको सुनने का मौका मिला। और उसके साथ कवि गोष्ठियाँ भी होती थीं। और दूसरे उत्सव में जो स्टेडियम में हुआ, उसमें अशोक जी खुद संचालित कर रहे थे कवि गोष्ठी को, उसमें मुझे विष्णु खरे को सुनने का मौका मिला और भी हिंदी के नए कवियों को सुनने का मौका मिला। उस नाते हिंदी में किस तरह का नया काव्य साहित्य आ रहा है, उसको मैं सुन सका और उसकी कुछ समझ थोड़ी मुझे
आई। हालांकि मैं काफ़ी मंदमती हूँ आधुनिक हिंदी कविता की समझ की दृष्टि से। आशीष ने जब दोबारा फ़ोन किया कि पोस्टर वोस्टर बनेगा और उसमें विषय क्या लिखना है, तो मेरे मुंह से निकल गया कि अशोक वाजपेयी की कविताएं, कुछ टीका कुछ टिप्पणी, ऐसा कुछ लिख दो। वो इसलिए निकल गया कि मैं शाकुंतल की, अभिज्ञान शाकुंतल जो कालिदास का नाटक है, उसकी एक हाल ही में पुरानी टीका मिली। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन अद्भुत टीका। वो हमारे मित्र ने खोज करके उसको निकाला और उसकी पोथी वो मुझे दे गए थे पढ़ने के लिए। मैं उसको पढ़ रहा था। तो संस्कृत में तो एक एक कवि पर, एक एक रचना पर कई कई टीकाएं हुई। शाकुंतल पर 30 बेहतरीन टीकाएं मिलती हैं कम से कम। मेघदूत पर 51 टीकाएं मिलती हैं। तो उस दृष्टि से मेरे मुंह से निकल गया कि कुछ टीका और टिप्पणी अशोक वाजपेयी की कविताओं पर, ऐसा मैंने कहा। इसका अन्य कुछ अर्थ न लिया जाए, क्योंकि टीका टिप्पणी का हिंदी में कुछ और भी अर्थ होता होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ अन्य अर्थ होता है, मैं अपनी दुनिया में डूबा रहता हूँ। कई बार मैं जो शब्द बोलता हूँ उसका कुछ का कुछ अर्थ हिंदी में लगा लिया जाता है, समझ लिया जाता है। सो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पास 2,500-3 हज़ार साल की परंपरा है, उसकी शब्दावली है। टीका और टिप्पणी दोनों संस्कृत में समीक्षा के माने हुए जोनर्स हैं, विधाएं हैं। और वहाँ जो अर्थ है उसी अर्थ में मैं इस शीर्षक में टीका और टिप्पणी ये शब्द मैंने जुड़वाए हैं। हालांकि बाद में मुझे लगा कि ये भी कुछ गलत ही हुआ है, क्योंकि संस्कृत के कवियों पर जिस तरह से टीकाएं लिखी जाती रहीं, लिखी जा रही हैं अभी भी, वैसे हिंदी की नई कविता पर टीका नहीं बनती। मुश्किल है। कविता कमजोर नहीं है, लेकिन कविता की, उसकी समझ की मुश्किलें, संरचना की ऐसी मुश्किलें हैं कि आप उस तरह से टीका नहीं कर सकते आज की कविता पर। शायद अज्ञेय तक और प्रसाद तक की कविता पर वैसी टीका बन पाती, लेकिन है नहीं। ले देकर वागी शुक्ल की एक छंद, छंद पर कुमकुम है, राम निराला की राम की शक्ति पूजा पर। वही एक टीका मुझे देखने में लगी हिंदी में कि हाँ, ये तो टीका हुई। प्रसाद की जो टीकाएं कामायनी पर हुई, उसमें तो बड़ी दुर्दशा की गई प्रसाद की। और मैंने जब कहा कि हिंदी के कवियों पर टीका उस तरह की क्यों नहीं है, तो बहुत गलत अर्थ मेरी बात का लगाया गया। 2011 मार्च में अज्ञेय की जन्म शताब्दी मन रही थी रवीन्द्र भवन में। मुझे भी उसमें 2-1 व्याख्यान के लिए बुलाया गया। एक व्याख्यान हीरानंद स्मृति व्याख्यान देना था और एक अज्ञेय पर बोलना था। अशोक जी उसका संचालन कर रहे थे। उन्होंने आरंभ में कहा कि अज्ञेय संस्कृत कवि हैं, तो मुझे कुछ कमेंट उनकी बात पर नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मेरे कहने में आ गया अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले कि अज्ञेय अगर संस्कृत कवि हैं, तो जिस तरह से संस्कृत के कवियों पर टीकाएं लिखी जाती रहीं, उस तरह से उनकी हिंदी कविता पर टीकाएं नहीं शायद लिखी गई। और ज़रूरत है मेरे जैसे लोगों को कि उस तरह की टीकाएं मुझे मिलें तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकूं। उसका कुछ और अर्थ निकाल लिया गया उस बात का, और मुझे बताया गया कि अज्ञेय संस्कृत के कवि नहीं हैं। ये तो मैं जानता था, मैं तो अज्ञेय की कविताएं पढ़ता रहा हूँ। और वो संस्कृत में कविता लिखना उनके बूते की बात नहीं थी। वो क्यों लिखेंगे संस्कृत में, हिंदी में ही उन्होंने लिखी हैं। लेकिन उनकी कविता पर भी शायद टीका अच्छी हो सकती थी। असाध्य वीणा पर कोई टीका है, किसी ने मुझे अभी बताया, लेकिन और भी कविताओं पर टीकाएं हो सकती थी। अशोक जी की कविताओं पर टीका लिखी जाए, ऐसा मुझे लगा जब मैं विषय बता रहा था, लेकिन बनेगा नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। और कोई शायद लिखे तो लिखे। टिप्पण या टिप्पणी एक विधा है जिसमें टीकाओं में जो कुछ कहा गया, कई टीकाओं में जो कुछ कहा गया, उसको समाप्त करने की कोशिश टिप्पणकार करता है। तो उस अर्थ में मैं जैसा समझता हूँ अशोक जी की कविताओं को, उस अर्थ में मैं शायद कुछ उस दृष्टि से कहने की कोशिश करूँगा। थोड़ी बहुत टीका जो हो सकती है छिटपुट, उसको भी मैं यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम विषय पर आते हैं। इतनी तो मैंने समय गंवा दिया, 10-1 मिनट। अब मैं कोशिश करूंगा कि समय बिना गंवाए जो मुझे कहना है कह सकूं, कहूं। कोशिश तो कर ही सकता हूं। एक तो अशोक जी के बारे में जो मुझे लगता है कि बहुत लंबा सफ़र उनका रहा हिंदी कविता में, समीक्षक के रूप में भी, एक लेखक के रूप में 50 साल की उनकी साहित्य साधना है, ऐसी पुरानी शब्दावली में मैं कह सकता हूँ। और एक कवि के रूप में सातत्य उन्होंने बनाए रखा। उत्कृष्ट
कविताएं निरंतर वे लिखते रहे पिछले 50 सालों में। और शुरू में जो कविताएं मैंने पढ़ी थी वो कविताएं मुझे अब नहीं मिली, क्योंकि मैंने अपनी सब किताबें विसर्जित कर दी, दान वान कर दी, और मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में काफ़ी कम अब बचा है, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ और मैं समेटना भी चाहता हूँ। इतना जो कुछ काम मेरा फैल गया है। तो आशीष ने ही मुझे कुछ कविताएं भेज दी उनकी। उसमें जिन कविताओं की मुझे धुंधली सी यादें थी वो नहीं मिली, लेकिन वो कविताएं पढ़ करके मुझे उस समय ऐसा लगा, जो करीब 50 साल पहले, 45 साल पहले मैंने कविताएं उनकी कुछ पढ़ी थी, कि वो प्रेम के कवि हैं, देह के सौंदर्य की छवियां वे उकेरते हैं अपनी कविता में, अपने शहर से वे प्यार करते हैं, शहर की गलियों में वे घुमाते हैं अपनी कविता में, कलाओं का संगम वे अपनी कविता में रचते हैं। ऐसे कवि के रूप में मैंने उनको उस समय पहचाना था। एक कविता मैंने उनकी पढ़ी थी, अब मैं ठीक से नहीं उसको पहचान पाऊंगा अगर वो कहीं मिल भी गई कि यही कविता थी, लेकिन जो मुझे याद है उस कविता की, 45 साल पहले पढ़ी हुई, कि वो सागर से दिल्ली में चले गए थे, वहाँ कॉलेज में पढ़ा रहे थे शायद उस समय वो लिखी हुई कविता है, किसी नृत्यांगना का नृत्य देखते हुए उन्होंने वो लिखी। मुझे पसंद आई थी वो कविता, क्योंकि कविता में नृत्य कैसे उतरता है, नृत्य का शिल्प, नृत्य की संरचनाएं कविता में कैसे उतरती हैं, और नृत्य कैसे कविता बनता चला जाता है। ये मुझे अशोक जी की खूबी लगी कि वे कला को शब्दों में उतारते हैं, और जो कला है उसमें जो कविता है उसको समझते हैं। उनकी कुछ कविताओं में बाद में भी ऐसा लगा। इस अर्थ में वे अपने ढंग के निराले कवि हैं कि वे कला और कविता दोनों को आमने सामने लाते हैं इस अर्थ में। और भी कई कविताएं मुझे उनकी याद, उसमें से एक कविता तो खैर मुझे मिल गई, हुसैन के चित्र पर वो है, और एक कविता और भी है जिससे मुझे लगता है कि जो प्रतिमा का शास्त्र है वो कहीं ना कहीं कविता में उतरता है। ये और भी कवि करते हैं, हमारे यहाँ संस्कृत के जो कवि हैं वो प्रतिमा बना देते हैं शब्दों से, और प्रतिमा की जो संरचनाएं हैं वो आ जाती हैं कविता में। प्रतिमा को जो देखा होगा वो कविता उसमें से फूटने लगती है। तो ये इस कविता में जो पानी शीर्षक कविता है उसमें एक प्रतिमा उकेरी जाती है, और मैं उसको पढ़ूंगा। बहुत छोटी सी कविता है। पानी ढलकता है उसकी उपत्यकाओं शिखरों में से, पानी उसे घेरता है, चूमता है, पानी सकुचाता, लजाता, गरमाता है, पानी बावरा हो जाता है, पानी के मन में उसके तन के अनेक संस्मरण हैं। अब जो देह से पानी किस तरह से गिर रहा है, स्थिर खड़ी हुई कोई नायिका जो है उसके देह से पानी गिर रहा है, और पानी की हरकतें हैं। ये कालिदास ने भी किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कालिदास का कोई असर है या उसकी स्मृति अशोक जी के मन में रही होगी, लेकिन जिन्होंने कुमार संभव पढ़ा है उनको तुरंत याद आ जाएगा कि कालिदास ने पार्वती जो स्थिर बैठी हुई हैं, बारिश की पहली बूंदें उसके माथे पर गिरी, किस तरह से उसकी घनी बरौनियों में उलझ उलझ कर रह गई, किस तरह से टपकी तो अधर पर चोट करती हुई उसके उरोजों पर छार छार होकर बिखरी, फिर धीरे धीरे उसकी उधर की सलवटों में बहुत धीरे धीरे रेंगती हुई पहुंची उसकी नाभि तक। ये जो अद्भुत वर्णन कालिदास ने किया वो मुझे याद आ जाता है, क्योंकि इस अर्थ में समानता है कि एक प्रतिमा है और पानी जीवंत प्रतिमा है, पार्वती की भी, वहां वो स्थिर बैठी हुई क्योंकि तपस्या कर रही है। यहाँ नायिका है या कोई भी महिला स्त्री हो सकती है, उसकी काया पर से पानी सरक रहा है, तो प्रतिमा पर जिस तरह से पानी रिपटता, सरकता, उलझता, बाद में तो अद्भुत उन्होंने बना दिया है। और पानी वो कहाँ पुरानी कविता और कहाँ ये कविता जिसमें कि पानी का तन और पानी का बावरा होना, तो वो स्त्री प्रतिमा की तरह खड़ी रह गई है, पानी जो है जिंदा लगने लगता है। ये कालिदास नहीं कर पाए। ये नया कवि हमारे कि पानी का सकुचाना, उसे घेरना और चूमना, और पानी के मन में संस्मरण बने रह जाना, ये अच्छा लगा हमको उस समय। और कुमार संभव की याद आप न भी करें तब भी कविता अपने ढंग से ठीक है। हुसैन के चित्र की अचानक याद, ये कविता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो शेड्स हैं, जो रंग हैं,
वो शब्द उनको कैसे पकड़ते हैं। तो एक तरफ हुसैन का चित्र है, उससे कविता बन रही है, उसके रंगों की कविता है, और उस कविता को शब्दों की कविता में कोई पकड़ता है। तो चित्र की कविता और शब्दों की कविता दोनों एक दूसरे बार बार इसमें डिस्कनेक्ट हो रहा है, परेशानियां हैं, लेकिन हो सकता है कि ठीक ठाक सब हो ही जाए। तो ये जो पारस्परिकता है कलाओं की, उसकी अशोक जी चर्चा करते रहे अपनी समीक्षा में, और कविता में उस पारस्परिकता को वे चित्रित करते रहे, निभाते रहे। ये हम खूबी उनकी देखते हैं। उजाले की दो गहरी लाल आंखें, तो ये जो शेड है, गहराई, वो शब्दों में बयान करते हैं। मुड़ गई उस सड़क पर जो मेरे घर के अंधेरे के पास से गुजरती है। तो ये जो बिंब एक उसमें पेंटिंग में है, चित्र में है, कर्व लेती हुई जो सड़क गुजरती है घर के पास से, कुछ अंधेरा है, और तालाब पर सोए धुंध में खिलखिला कर एक भूरी हंसी। तो जो रंग है, भूरा रंग, वो कैनवस पर बिखरा हुआ है और शब्दों में उतरता है और हंसता है। खिलखिलाकर एक भूरी हंसी हंसता है कोई, पेड़ों की अंधेरी कतारों के शिखरों पर हंसता है कोई, गिरता जाता है आकाश काला। तो ये सब जो कविता में, ये सब जो पेंटिंग में छायाओं का, छवियों का उभरना है, उनका कविता में कैसे उभरना संभव हो पाता है, ये हम अशोक जी की कविता में देखते हैं। और बहुत अच्छी मुझे लगी थी कुमार गंधर्व पर जो उन्होंने कविताएं लिखी, और एक रसिक के रूप में इस कवि की पहचान वो बनाती हैं। वो बहुरी अकेला की कविताएं हैं, वो भी मैंने पूरा संग्रह उसमें पढ़ा था। अब मैं सब भूल जाना चाहता हूँ, हिंदी की जो कविताएं मैंने पढ़ी उस समय, और अच्छी लगी, ठीक है, और मन में संस्कार हैं उनके, ठीक है, हमारा क्षेत्र नहीं है और हमसे बहुत सधेगा भी नहीं। बाकी लोग करते रहे, आपने कह दिया तो मैं समझ रहा हूँ, जैसा ऐसा बोल दूंगा। तो वो जैसा मैंने कहा कि एक विशेषता खूबी अशोक जी की जो मैंने समझी कि वो प्रतिमा है, पेंटिंग है, चित्र है, संगीत है, उसकी कविता रचते हैं और कलाओं को अपनी कविता में उतारते हैं, कलाओं की पारस्परिकता को निभाते हैं अपनी कविता में। ये हम देखते हैं अशोक जी की कविता में। लेकिन ज़्यादा जो बड़ी बात अशोक जी की कविता में मुझे समझ में आई, वो थोड़ा बहुत जो फिर से अब मैंने पढ़ा उनकी कविताओं को, कि वे अपने समय का साक्ष्य देते हैं, वे अपने समय को गूंथने की चेष्टा करते हैं, बहुत ईमानदार चेष्टा करते हैं। इसकी मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि समय को तो सभी गूंथते हैं अपनी कविताओं में, और हम जो कुछ लिखते हैं अपने समय का साक्ष्य उसमें देना चाहते हैं, लेकिन कई बार सतही ढंग से हम समय को अपने अपने लेखन में उतारते हैं। अशोक जी उसकी सारी जटिलताओं के साथ उस समय को कविता में रचने की कोशिश करते हैं। ये अशोक जी की कविता की दूसरी बात मुझे समझ में आई। इसके साथ ही एक बड़ी जो जटिल समस्या है कि काल कैसे कविता में आता है और कैसे नई कविता थोड़ी अलग हो जाती है पुरानी क्लासिकी कविताओं से, जहाँ कवि ये कहते हैं कि हम तो काल पर सवारी कर लेते हैं, काल को हम नचा लेते हैं। मैं अपनी परंपरा को इसी रूप में देखता हूँ कि काल या समय कैसे उतरता है महान कवियों की रचनाओं में। वो खुद ही कहते हैं कि काल निरवधि है, लेकिन मैं उसको नचा लूंगा। जो नर्तकी है किसी भी क्लासिकी कला की, वो कहती है कि मैं अपनी हथेलियों पर, नर्तक कह लीजिए, मैं हथेलियों पर काल को नचाता हूँ। अभिनेता जो नाट्यशास्त्र का है, वो 5 मिनट को 15 मिनट में, 15 घंटों में खींच सकता है। काल प्रकर्ष उसको भरत मुनि कहते हैं। वो 15 घंटों को 5 मिनट में सिकोड़ सकता है। काल थिरकता है, काल पर विजय पा लेता है। हमारी परंपरा में माना ही गया है कि कवि और पंडित ही काल पर सवारी कर लेते हैं। अथर्ववेद में काल सूक्त है, 19वें कांड का 51वां 52वां ये 2 सूक्त हैं, जिसमें अद्भुत इमेजरी काल की, कि किस तरह से काल रूपी अश्व जो है सारे भुवनों को, सारी यूनिवर्स को रोनता हुआ तेजी से भाग रहा है। सारे भुवन उसके पहिए हैं और केवल कवि और पंडित ही हैं जो उस पर सवारी कर लेते हैं।
तो कवि और पंडितों ने तो इस बात को महसूस किया कि हम तो काल पर सवारी कर लेंगे, हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां काल हमारे अधीन हो जाता है। नए कवि के सामने समस्या है, वो समय नहीं रहा कि आप कह दें कि काल, वो माइथोलॉजिकल टाइम है, उस पर सवारी आप कर लेते हैं। लेकिन ये जो समय है, तमाम हमारी जटिलताओं से बना हुआ जो समय है, उसके बारे में ये तो कह ही नहीं सकते आप। हम कोई भी नहीं शायद कह सकता है कि मैं उस पर सवारी कर लूंगा। वो सरपट भागता हुआ घोड़ा है और मैं उसको उसकी लगाम पकड़ लूंगा, अपनी कविता के शब्दों को उसकी लगाम में बना लेता हूँ। ऐसी कविता कोई अब नहीं लिखेगा। पुराने समय के कवि लिख सकते थे। अब जो समस्या आती है कि कैसे इस समय को उतारा जाए और जो हमारी परंपरा थी उससे कैसे अलग हो जाती है ये कविता, जहाँ ये माना गया कि वाणी जो है संसार को बदल सकती है। ये हमारे यहाँ की फिलॉसफी ही थी, जिस पर कि अब उत्तर आधुनिक चिंतन में बड़ा ध्यान लोगों का जा रहा है और कहते हैं कि देरिदा जो कह रहे हैं वो तो भर्तृहरि कह चुके थे, सारा जगत ही वाक का विवर्त है, ये उन्होंने कहा। और शब्दों से हम दुनिया को बदल लेते हैं, रच लेते हैं। ये हमारे विचारक व्याकरण दर्शन में तार्किक दृष्टि से इसको समझाते आए कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा। वो तर्क में यदि साबित होता है कि शब्द जो है वह प्रकाशक ही नहीं, आरंभक भी है, जो भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, वो दुनिया को रच सकता है, बदल भी सकता है, वाक जो है। तो उसको हमारे कवियों ने स्वीकार किया। आचार्यों ने भी कहा कि कवि वचनायत्ता च लोक यात्रा। राजशेखर 10वीं शताब्दी में कहते हैं कि लोक यात्रा है, जो पूरी रूटीन है जीवन का, गोरख धंधा है, वो कवि के वचन के अधीन है, ऐसा हम मानते हैं। कवि इसको बदल देगा, इस विश्वास के साथ वो लिख रहे हैं। हमारे जो कवि हैं, मतलब संस्कृत के कवि, और जो नया कवि है वो तो नहीं शायद ऐसा दावा करेगा कि मैं समय को शब्दों से बदल दूंगा। उसकी समस्याएं जटिल हैं। तो अब उस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए कि काल के बारे में क्या क्या कहा, इतना तो कम से कम हम मानते हैं, शायद आप लोग भी मानेंगे, जो कि मुझसे ज्यादा सभी लोग यहाँ बड़े बड़े सुधी जन हिंदी कविता की समझ रखने वाले हैं, कि कविता हमारे चित्त पर तो असर करती ही है। चाहे वो कालिदास की हो तो, या भवभूति की हो तो, या प्रसाद की हो तो, या अज्ञेय की हो, जो कि कम समझ में आते हैं हमारे जैसे मंदमतियों को, और चाहे वो वाजपेयी जी की हो, जो कि थोड़ा बहुत किसी तरह कहीं से समझ में आते हैं और पकड़े जा सकते हैं। वो उनकी कविताएं पढ़ते समय या सुनते समय हमारे चित्त पर कुछ असर डालती हैं। तो हमारे यहाँ हमारे काव्यशास्त्र में कहा गया कि कविता जो है वो चित्त वृत्तियों को जन्म देती है। और काव्यशास्त्र के आचार्यों ने थोड़ी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ समझ वगैरह के साथ में और कुछ योग दर्शन की समझ के साथ में बताया कि 3 चित्तवृत्तियां होती हैं, द्रुति, दीप्ति और विकास। भावक या हृदय के भीतर वो जागरित हो जाती हैं जब वो कविता सुनता है। पढ़ी तो कम जाती थी कविता, लगभग नहीं पढ़ी जाती थी, सुनी ही जाती थी पुराने समय। अब हमको पढ़ना पड़ती है, और जब व्याख्यान देना हो तो पढ़ना पड़ती है नई कविता। वो कोई भी कविता हो वो चित्तवृत्तियों को पैदा करती है। वो 3 चित्तवृत्तियां हमारे आचार्यों ने बताई। द्रुति मतलब पिघलना जैसा, कुछ पिघलाव जैसा होने लगे, जो कि करुणा के भावों में होता है। बहुत रोना गाना कविता में हो तो आपको पिघलाव जैसा लगेगा। कठोर कलेजा है तब भी लग सकता है, थोड़ी सहृदयता है तो लगेगा ही। दीप्ति कुछ फड़कन सी होती है, स्फुरित सा कुछ होता है चित्त में, और कोई बात कही जाती है तो विमर्श की कविता अगर होती है तो दीप्ति पैदा करती है। और विकास कुछ प्रफुल्लित सा होता है, चित्त जो है फूल जैसे खिलता है, फूल की पंखुड़ियां जैसे भीतर खिल रही हो। तो 3 चित्तवृत्तियां हमारे आचार्यों ने बताई, द्रुति, दीप्ति और विकास। और कोई भी कविता हो मेरी समझ से कम इसमें से कोई ना कोई चित्तवृत्ति तो पैदा करेगी। चित्त में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो होगी ही, कुछ तो धड़केगा फड़केगा पैदा होगा, कुछ मन में नहीं हुआ है तो फिर आप क्या कहा जाए आपके बारे में, लेकिन कुछ तो पैदा होना ही चाहिए मन के भीतर। तो उसको उन्होंने चित्तवृत्ति कहा। योग दर्शन में तो चित्तवृत्तियों का बड़ा सूक्ष्म गहरा विश्लेषण है, जो आधुनिक मनोविज्ञान भी शायद हमारे कम से कम जो जानकार योग के पंडित हैं वो कहते हैं कि उतना नहीं पकड़ पाया। व्याकरण दर्शन में जैसे वाणी के स्तर उन्होंने इस तरह से बताए हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी,
तो आज का मनोविज्ञान उस तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ के लोग। आज के मनोवैज्ञानिक नहीं माने तो बात अलग है। और ये जो चित्तवृत्तियों का विवेचन योग दर्शन में किया गया, क्षिप्त मूढ़, असमूढ़, विक्षिप्त आदि, तो उनका ही एक रिफ्लेक्शन हमारे काव्यशास्त्र पर आता है कि वो इन चित्तवृत्तियों की चर्चा करते हैं आचार्य हमारे। चाहे नई कविता हो चाहे पुरानी, उन चित्तवृत्तियों को जन्म देती है। वाजपेयी जी को पढ़ते हुए मुझे लगा कि वे दीप्ति के कवि हैं, वे दीप्ति की चित्तवृत्ति को पैदा करती है उनकी। वे खुद शायद दीप्त होकर लिखते हैं और उनकी कविता को पढ़ते हुए दीप्ति जैसी हमें अपने भीतर, क्योंकि विमर्श भी करते हैं वो, और कुछ शब्दों का जमाव ऐसा आता है, संरचनाएं ऐसी बनती हैं कि हमारे भीतर कुछ फड़कता है, स्फुरित होता है। तो बहुत पहले शायद मैंने 25 से 1 साल पहले एक लेख लिखा था, वो क्या नाम उनका, पीयूष दहिया ने अपनी किसी पत्रिका में छापा। वो पत्रिका का नाम मुझे ठीक से अब याद नहीं है, क्योंकि पीयूष दहिया जी ने पता नहीं कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया है, और उन्होंने मेरे लेख मांगे, मैंने दिए। किस में क्या छपा, किस नाम की पत्रिका में क्या छपा मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें मैंने अशोक वाजपेयी की कविताओं में दीपक अलंकार कैसे बनता है, क्योंकि दीप्ति का संबंध जो दीपक अलंकार हमारे यहाँ बताया गया उससे सीधे सीधे जुड़ता है। दीपक अलंकार में जो संरचनाएं शब्दों की, क्रियाओं की होती हैं, वो दीप्त करती हैं, इसीलिए उसको दीपक कहते हैं। संगीत में जो राग है उसको भी दीपक इसीलिए कहते हैं कि उसमें स्वर जो है दीप्त करते हैं, इसीलिए माना गया कि आग लग जाएगी, क्योंकि वो कुछ गर्माहट पैदा करता है उसके स्वरों का जो जमाव है चित्त में। इसमें जो शब्दों का जमाव है वो कुछ फड़काता है हमारे चित्त में, कुछ दीप्ति पैदा करता है, वो दीपक अलंकार है। उसकी परिभाषा तो सीधी सीधी ये दी गई कि कई कारकों की लिस्ट देकर के एक क्रिया उनके लिए बताई जाए, या कई क्रियाओं के लिए एक कारक बताया जाए, तो दीपक अलंकार होता है। मोटे तौर पर ये लक्षण उसका दिया गया हमारे काव्यशास्त्र में, बहुत सुंदर सुंदर उसके उदाहरण दिए जाते हैं दीपक अलंकार के। अच्छा अलंकार है। और ये आप लोगों के लिए कम से कम इतनी सूचना तो मैं दे ही सकता हूं कि भरत मुनि ने जो 2-2.5 हजार साल पहले नाट्यशास्त्र तैयार किया, उन्होंने उसमें 4 ही अलंकार उन्होंने बताए। उन्होंने माना कि बाकी सब अलंकार इनसे निकल जाएंगे, उसमें से दीपक अलंकार एक था, तो मूल अलंकार है, क्योंकि ऐसा अलंकार है कि बाकी सब अलंकार जो संरचना मूलक अलंकार हैं और कुछ विरोध मूलक अलंकार भी, वो उनकी श्रृंखलाएं उससे बनाई जा सकती हैं। वो कुछ इस तरह का अलंकार है। तो दीपक अलंकार को अगर कोई साधता है तो दीप्ति की चित्तवृत्ति को पैदा करने की सिद्धि उसके पास आती है। और कई क्रियाओं का एक कारक से, कई कारकों का एक क्रिया से जो दीपक भाव संबंध बनता है, एक शब्द कई क्रियाओं को उद्दीप्त करता है, या एक क्रिया कई शब्दों को, कारकों को, संज्ञाओं को उद्दीप्त करती है, उससे पढ़ने वाला अपने भीतर कुछ दीप्ति का अनुभव करता है। तो ये जो संरचना, ये वाजपेयी जी की कई कविताओं में मुझे लगा कि वो इस तरह की संरचनाएं बनाते हैं। इस अर्थ में मेरी जानकारी, चूंकि बाकी कवियों के बारे में तो और भी कम है जो नई कविता लिख रहे हैं, तो उनमें इस तरह की संरचनाएं कितनी बनती हैं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उतनी उस तरह की नहीं बन रही है जितनी ये अशोक वाजपेयी की कविता में दीपक अलंकार जन्य संरचना और तज्जन्य दीप्ति बनती है, और चित्तवृत्ति में वो दीप्ति पैदा करती है। उदाहरण में 2-4 कुछ दूंगा। यह जो नहीं दिखता धुंधलके में, यह जो कोहरे में ओझल हो जाता है, यह जो दूर खिड़की से झांकता है, यह जो भीड़ में देखते देखते गायब हो जाता है, यह जो दूर किसी कंदरा में अपने को सदियों से घुटनों में छिपाए बैठा है, यह जो बचपन की किसी घटना के बाद फिर नहीं दिखा, यह जो विषाद की आभा में कभी कभार झलकता है, यह किसका चेहरा है, किसकी छवि है। समय उन्हें उकेर कर क्यों भूल जाता है। आप देखेंगे कि यह या वह जो कोई भी अज्ञात है, सर्वनाम मात्र है, अनाम व्यक्ति है। जिस तरह से कि कालिदास ने यक्ष का कोई नाम नहीं दिया और कोई था, इस तरह से शुरू कर दिया, उन्होंने नाम नहीं देना चाहते। इसको हमारे यहाँ पद वक्रता कहा गया। पद वक्रता के भेदों में सर्वनाम वक्रता बताई कुंतक ने। तो सर्वनाम का ऐसा प्रयोग किया जाए कि बांकापन, कुछ कविता में विच्छित्ति आ जाए,
शायद जानबूझकर कोई नाम नहीं दिया, नहीं तो कोई भूरे लाल जो दिखता है ओझल होता है वगैरह ऐसा कोई कहता है, जैसा कि कुछ कवि करते हैं। वो किसने रामदास कविता लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने रामदास नाम दिया जैसे उसमें। तो रघुवीर सहाय ने, बहुत अच्छी मुझे वो कविता लगी थी, मुझे पूरी याद हो गई थी, मुझे याद आती वो कविता बार बार। तो चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत काल आ गया पास था, उसे बताया दिया गया था उसकी हत्या होगी। चौपाई छंद और आखिरी लाइनों में चौपाई छंद तोड़ा गया। ये सब आप देखिए और छंदों को समझिए नई कविता में, लेकिन उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वह जो सर्वनाम है उसकी वक्रता और संज्ञा रामदास वहां आई, उसमें भी कुछ है, कुछ बात उसमें है। लेकिन यहाँ जो यह जो आदमी कोई सा भी है, उसका धुंधलके में न दिखना, कोहरे में ओझल होना, खिड़की से झांकना, भीड़ से गायब होना, कंदरा में छुपना, न दिखना, झलकना, बहुत सारी जो क्रियाएं हैं एक सर्वनाम के लिए, जो कि यह है, वो एक सर्वनाम उनका कर्ता है, वो एक कर्ता के लिए कई क्रियाएं होने से दीपक अलंकार है। और ये दीपक अलंकार की जो संरचना है अशोक जी की कविता में, वो अचंभित करती है, कई बार चौंकाती है, क्योंकि उसमें कुछ अप्रत्याशित रहता है। क्योंकि आगे यह या वह जो भी हो क्या क्रिया करेगा हम नहीं जानते हैं। तो यह जो अप्रत्याशित क्रियाओं की जमावट है, इसके द्वारा जो बनता है, उसके कारण दीप्ति, एक अलग तरह की दीप्ति पैदा होती है, चित्तवृत्ति तो पैदा होती ही है। और इन क्रियाओं के द्वारा एक तरह की छानबीन कविता करती है। एक आदमी कितनी कितनी क्रियाओं में झलक सकता है, ये छानबीन है। तो एक विमर्शजन्य प्ररोह कविता में, अशोक जी की कविता में आता है। और दीपक अलंकार के द्वारा वे एक संधान करते हैं, छानबीन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और कई बार चीज़ों की एक फहरिस्त बना लेते हैं, सूची रहती है कविता में कि इतनी चीज़ें हैं, हम उन्हें लेकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे या कहाँ ताक पर रखेंगे, इस तरह की एक क्रिया बाद में आती है। वो जैसे एक कविता है, उसमें 12 चीज़ें गिनाई गई। अर्ध चंद्र नारंगी फूल को चुगती नीली चिड़िया से लगा करके स्कूली बस्ते में चुपके से चुरा कर लाई गई, जासूसी कहानियों की किताब, आदि आदि जो चीज़ें हैं, उन सब का, यादों का इतना सारा बोझ लेकर हम कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न उसके बाद में आता है। मैं भी कह सकता हूँ कि हिंदी कविता का इतना सारा बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मुक्त हो जाऊँगा तो मैं कालिदास भवभूति की सुंदर बगिया में रमण करूँगा। लेकिन यहाँ जो एक क्रिया बनती है कई कारकों से, उसमें दीपक एक औपम्यमूलक अलंकार भी बन जाता है और वैधर्म्यमूलक भी अलंकार बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि कई अलंकारों की झड़ियां दीपक में से फिर फूटती हैं। तो इन क्रियाओं में जो समानता है, उसके कारण कहीं ना कहीं हम साधर्म्य समझते हैं और कहीं उनमें वैधर्म्य है, असमानताएं हैं। तो ये जो इन क्रियाओं को आजू बाजू में रख करके साधर्म्य और वैधर्म पैदा किया जाता है, और फिर कहीं ना कहीं एक अन्विति की खोज की जाती है तमाम इस साधर्म्य और वैधर्म के बीच में। पाठक ये समझ सकता है कि इतनी चीजें हैं जो यादों पर भारी पड़ रही हैं, यादों पर भारी पड़ना, इन चीजों में एक समानता है। तो ये सारी चीजें, इनमें एक साधारण धर्म है, जो कि उपमा अलंकार में साधारण धर्म बताया जाता है कि ये कॉमन चीज है कि कमल के फूल और सुंदरी के चेहरे में सौंदर्य की झलक जो है, लश्चर जो है, वो साधारण धर्म है। तो इन क्रियाओं में कोई साधारण धर्म है, वो साधारण धर्म है कि यादों पर बोझ वे बनती चली गई है ये। और वो बोझ नहीं है असल में, ऐसा मुझे लगता है कि वो कभी कोई ऐसा परेशान नहीं है कि यादों पर इतना बोझ जो डल गया है तो क्या करूं, उसको मैं गठरी की तरह उतार दूं, जैसा कि मैं परेशान हो जाता हूं नई कविताओं को पढ़ते हुए। वो अपने एक संशक्ति का प्रख्यापन करना शायद चाहता है कि ये सब चीजें बनी रहे यादों में, बोझ ही अच्छा है शायद। और क्योंकि अशोक जी, दूसरा जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि वो अहलौकिकता के कवि हैं, उन सारे यादों के बोझ से हिलगे रहना चाहते हैं। कहाँ जाएं वो अलग बात है, लेकिन वो बोझ को उतार करके फेंक तो नहीं ही देंगे,
क्योंकि उन्हें जोड़े रखता है अपने दरो दीवार से। तो वो अलौकिकता के कवि हैं। ऐसा कुछ आपको इसमें अंग्रेजी जैसा लग रहा हो तो हिंदी में कह सकते हैं कि अदर वर्ल्डली होते होते वे दिस वर्ल्डलीनेस में पहुंचते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वे परलोक से इहलोक में बार बार लौटते हैं। ऐसा कई कविताओं में हमको ऐसा लगता है। हो सकता है कि हमारी तो समझ कोई ज़्यादा बारीक पैनी है नहीं, तो जैसा जैसा हमको अपनी बुद्धि में लगा वैसा हम यहाँ बक रहे हैं। क्योंकि अशोक जी ने एक बार कहा था, किसी भाषण देना था हमको, और हमको लगा कि क्या कहना है, तो अशोक जी ने कहा कि जो मन में आए अंड बंड बक दीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमको बताया था करने को। बहुत पुरानी बात है हालांकि। तो ये जो चाहे वो मटमेला ही हो, उस पर ही मैं लौट आऊंगा, ऐसा कवि कहता है। वो जन्मांतर और नामहीनता की राहत को अस्वीकार करके हम उसी मटमेले पर वापस आएंगे, ऐसा जो कविता में कहते हैं। और मिले न मिले शरण यहीं पाएंगे, यह जो एक तरह का साहस भी है। और संस्कृत के कवियों में तो ये बात नहीं है कि वो इस तरह से कहें, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। हाँ है वैसे, मैं तो परसों ही जो व्याख्यान दिया उसमें महिष शतकम की चर्चा की है, भैंसे पर लिखी हुई अद्भुत अनोखी कविता, जो कि शायद ही विश्व साहित्य में और किसी ने ऐसी कविता लिखी हो। तो उसमें तो वो भैंसे से हिलगा हुआ है कवि, जिससे वो खेती कर रहा है। वो महान कवि है अपने समय का, 18वीं शताब्दी का। तो ये उसी मटमेले में, चाहे वहाँ गोबर क्यों ना हो भैंसे का, उसी सब में मैं रहूँगा, मैं जिंदा उसी में हूँ। यह जो कवि 18वीं शताब्दी का कह गया था, उससे भी तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अशोक जी कहते हैं कि हम वहीं वापस लौटेंगे, उसी अलौकिकता को। जो चीज़ें बची रहेंगी, बची नहीं रह पाएंगी। उनकी कविता का शीर्षक ही है कहीं नहीं वहीं। तो और कहीं न जाकर के वहीं रहने का जो एक तरह से अनुरोध, आग्रह है, जिन्हें हम पीछे छोड़ जाएंगे या जिन्हें हम साथ ले जाएंगे, उन चीज़ों की वापसी कविता में वो करना चाहते हैं। अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर खोजेंगे, फिर सीमा लांघेंगे क्षितिजल पावक गगन समीर से। ये पंच महाभूत के नाम गिना दिए। अच्छा है, कुछ शास्त्र तो आता ही है, चाहे जो उनसे भी कविता हो। फिर कहेंगे हमको रूप दो, आकार दो। तो ये जो निराकार से साकार में वापस लौटने की जिद बनी हुई है कविता में, और किसी परलोक में न रम करके किसी पारलौकिक अनिर्वचनीय अनुभव में, जो कि पुरानी कविताओं के रसास्वाद का अनुभव हमें ले जाता था, उसको नकार करके अपनी दुनिया में वापस लौटने का साहस इस कविता का कवि जो है दिखाता है। हालांकि थोड़ी मुश्किल कविता आती है। इसमें टिन वगैरह की सब आवाज़ें आती रहती हैं। बंद करने पर डर लगता है कि हमारी आवाज़ ना बंद हो जाए, साइलेंट पे करने पर। ऐसा भी हमको खराब अनुभव हुआ कि लोग कहने लगे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम साइलेंट भी नहीं करते अब। और तमाम परेशानियां आती हैं, उनके बीच में ही हमको कहना होता है। जैसे कि आज का कवि जो है तमाम परेशानियों के बीच में कविता करता है। तो ये थोड़ी मुश्किल कविता है, क्योंकि इसमें कुछ उलट दिया गया है बात को। तो अंत के बाद कुछ नहीं होगा, न वापसी, न रूपांतर, न फिर कोई आरंभ। अंत के बाद सिर्फ अंत होगा। इस पर लंबी टीका की जरूरत मुझे उस समय लगी थी जब मैं पढ़ रहा था। तो अब मैं वैसी कोशिश अब नहीं करूंगा क्योंकि मैं हार मानता हूँ। मैंने तो उसमें नागार्जुन का शून्यवाद वगैरह वगैरह सब ठूंस करके इसको समझने की कोशिश की थी। लेकिन वो जो उस अंत के बाद फिर वापस लौटने के बरक्स एक दूसरा भाव, और शायद हम कह सकते हैं कि ये कविता कहीं न कहीं से अमरता का संधान करती है। वो असंभव का संधान करती है, संभव में से असंभव को ढूंढने की कोशिश करती है। यह भी हम देखते हैं।
उस सारी पारलौकिकता का जो असंभव है उसके बीच में एक संभव को खोजती है। तो मैं पंक्तियां पढ़ूंगी। एक पतंग अनंत में, अच्छी अच्छी कविताएं थी इसमें। तो वहां मृत्यु के चिकने चुपड़े भवन में, क्या वह एक नीरव स्त्री गाती होगी काया का अमर गान, या वहां भी चुप बैठी होगी गर्म दूध से भरा गिलास लिए। तो यह जो अमरता के नीरव गान से गर्म दूध का गिलास लिए बैठी हुई घर की स्त्री तक की वापसी है, वो वापसी अशोक वाजपेयी जी की कविता कराती है। उसमें भावोच्छ्वास से जनित संरचनाएं और पारलौकिकताएं नहीं हैं, विमर्श और तार्किकताओं की कविता की भाषा में परिणति है, यह भी हम कह सकते हैं। एक दी हुई दुनिया की सारी क्षरणशीलता और नश्वरता के बीच अपने अमर होने, ये कोट अनकोट है, अपने निरंतर होने, अमर होने के अंतहीन खेल को खोलती है ये कविता। तो एक और उदाहरण मैं अपनी सुविधा के लिए लेता हूं। एक बार जो ये कविता है, एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे फूल शब्द या प्रेम। तो आप देखिए कि ढल जाएंगे और खिल पाएंगे, ये तो क्रियाएं हैं। और दीपक अलंकार में जो एक लक्षण है कि कई क्रियाओं के लिए एक कारक और कई कारकों के लिए एक क्रिया, वो टूट जाता है। यहाँ कई बार ये होता है कि कई क्रियाएं और कई कारक एक साथ होते हैं। मैं उसको दीपक अलंकार का ही एक अलग रूप मानता हूँ, हालांकि हमारे काव्यशास्त्र के आचार्य उसमें कोई और अलंकार बता देंगे, लेकिन संरचना वही है कि कई क्रियाओं और कई कारकों के बीच में आवाजाही कविता करती है। तो जो एक बार ढल जाएंगे वो शायद ही फिर खिल पाएंगे, और तीन कारक उसके लिए, तीन संज्ञाएं उसके लिए बता दी गई, फूल शब्द या प्रेम। तो ये इससे कविता बनती है कि फूल शब्द और प्रेम तीनों को एक लाइन में एक साथ रख दिया गया है, और ढल जाना और खिल जाना, ये संस्कृत कविता में भी इस तरह के खूब खेल होते हैं कि यौवन ढल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। अंजुलि के प्रवाह, अंजुलि का प्रवाह, जैसे अशोक जी ने भी इस तरह की कहीं लाइन लिखी है। मुझे याद आया कि अंजुलि से पानी जैसे बह जाता है वैसे यौवन ढल जाएगा। तो ये संस्कृत में भी एक कविता श्लोक इस तरह का है। तो वहां भी ये खेल होता है, लेकिन इसमें जमावट बड़ी बढ़िया है कि फूल शब्द और प्रेम तीनों को जमा दिया गया है, और फिर ढल जाना और खिल जाने से उन्हें जोड़ा गया है। अगली पंक्ति में फिर तीन संज्ञाएं हैं, पंख स्वप्न या याद, जीवन से जब छूट गए तो फिर वापस न आएंगे। ये अच्छा है, ये जो दीपक अलंकार का इस ढंग से जो प्रयोग है, और विमर्श भी उसमें है, गहराई से जीवन की समझ के साथ में एक विमर्श है। ये हम फूल शब्द और प्रेम, पंख स्वप्न और याद, इनको जिस तरह से जोड़ा गया है क्रियाओं से, और अंत में कवि अपनी बात फिर कहता है इस सब सारे खेल के बाद कि अभी बचाने या सहजने का अवसर है, अभी बैठकर साथ गीत गाने का क्षण है। ये जो है लौकिक आस्था में कविता परिणत होती है। वो अशोक जी के कवि की एक खूबी है। दूसरे, मनुष्य की गरिमा का संधान वे करते हैं अपनी इस कविता में, ये उनकी एक खूबी है। अपनी रचनाशीलता के द्वारा मनुष्य की खोई हुई, विकृत की जाती हुई गरिमा की तलाश। और ये कविता है काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ी हुई कविता है, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। जो रोक के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता। इतनी सारी क्रियाएं हैं एक आदमी के लिए। कोई एक आदमी है, वही अकेला, वही अनाम आदमी है, यहाँ भी वही थोड़ा सा आदमी। तो और भी कई क्रियाएं, जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता, जो अपनी बेटी के अच्छे फ्राक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, इत्यादि इत्यादि, जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं ऊबता। बहुत सारी क्रियाएं हैं। अच्छा जमावड़ा क्रियाओं का है, मौजूद हैं क्रियाएं सभी।
उस आदमी के लिए। वो थोड़ा सा आदमी है वह भी। इस कालिदास ने कह दिया कि कश्चित, कोई था, कोई बहुत ही मामूली अनाम सा कोई था। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा उसके लिए कहा है, और फिर उसी से सारी उम्मीद, उन्होंने उसी पर अपनी सारी उम्मीद टिका दी है कि वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। तो इन सारी क्रियाओं के द्वारा उस थोड़े से आदमी में जो बची रह गई है मनुष्यता की गरिमा, उसको खोजती है, उसका संधान करती है कविता। ये एक बात इस कविता के बारे में हम कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं लाते हैं अशोक जी, और कई सारे कारक वे लाते हैं, बढ़िया जमावड़ा वे पैदा करते हैं, उनमें वे अन्विति खोजते हैं। तो एक अर्थ में वे बहुलता और विकल्पों के संधान के कवि हैं। वैसे भी वे बहुलता की बात करते हैं और विकल्प, कई विकल्पों के बीच वो रमते हैं, रमाते हैं अपने कवि को। तो ये जो बहुलताएं हैं जीवन की और कई जो विकल्प हैं, उनके संधान के भी वे कवि हैं। और दूसरी जो शायद आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो यह है कि एक बहुत जटिल समय को लिखने की जो जद्दोजहद है, उसके वे कवि हैं। और सभी कवि ये करते हैं, सभी में जद्दोजहद है, चाहे रघुवीर सहाय हों, चाहे और भी दूसरे कवि हों। उन्हीं का नाम याद आ गया तो आ गया। और भी पढ़ता हूँ कभी कभी दूसरे कवियों की कविताएं, और भुला भी देता हूँ जो एकदम नया लिख रहे हैं, और अच्छा ही लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी दुनिया असल में अलग थोड़ी है, और हमें वहीं के लिए छोड़िए। लेकिन बात तो समझना चाहिए नई कविता की भी। तो ये जो समय को गूंथने की जद्दोजहद है, वो उसको देखते हुए मुझे फिर, चूंकि जहाँ मेरी धरती है उसके कुछ विचारक याद आते हैं कि भाषा जो है वो समय को नहीं पकड़ पा रही है। इस पर हमारे यहाँ विचारकों ने विचार किया, खासतौर से बौद्ध दार्शनिकों ने बड़ा गहरा विमर्श किया। धर्मकीर्ति तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनकी दुहाई दी जाती है अब पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरीज है उसमें भी बाहर कहीं। हमारे यहाँ शायद अब बात वैसी नहीं होती। लेकिन धर्मकीर्ति कहते हैं, जिसको कि नामवर जी भी उद्धृत करते थे ये लाइन, ये नई शब्दा स्पृशन्त्यर्थान। शब्द जो है अर्थ को छूते छूते बेकार हो गए हैं, अटक जाते हैं, छू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शब्द जो है विकल्पों को पैदा करते हैं। अर्थ अनिर्वचनीय बना रहता है, एक झलक एक कोंद में कहीं है, उसको नहीं छू पाते हैं शब्द। वही लगभग यहाँ होता है कि अपने समय को पकड़ने की जो जद्दोजहद शब्दों की है, वे बहुत कोशिश करते हैं, सिर मारते हैं शब्द हमारे समय को पकड़ने के लिए। और उसका एहसास अशोक जी की कविता में भी है। वो कहते हैं कि शब्द नहीं गिरते, शब्द नहीं गिरते समय पर, वे गिरते हैं धरती पर जिस पर गिरती है धूप वर्षा ऋतुएं। शब्द गिरते हैं हमेशा धरती पर जिस पर गिरता है खून, उड़ती है धूल, बनता है कीचड़। कुल मिलाकर वो समकालीन जीवन और जगत का जो जटिल अनुभव है, उसको शब्दों में पकड़ने की जो कोशिश है, उसकी सारी जटिलताओं के साथ, बगैर किसी सतहीकरण के, बगैर किसी पाले हुए आत्मविश्वास और विश्वास के, उसकी सारी चुनौतियों को समझते हुए जो अशोक जी करते हैं, वो एक ईमानदार कोशिश वो करते हैं। तो उस अपने समय की तमाम जटिलताओं को पकड़ने की ईमानदार कोशिश के वे कवि हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। और एक आध दो कविताएं और मैं पढ़ करके समापन फिर करूँगा। उसमें अगर कुछ
मुझे कहने को दिखा उस समय, पढ़ते समय तो मैं कह दूंगा, नहीं तो आप लोग सब सुधी जन हैं, आप भी उसमें से कुछ पकड़ते जाएंगे। यह ठहरा हुआ निर्जन समय जिसमें पक्षी और चिड़ियां चुप हैं, इसमें मेरी तरफ से एक टीका ये बनती, जो कि नहीं करना चाहिए, कि इसमें दोष हुआ कि पक्षी और चिड़िया पर्याय हैं, तो पक्षी और चिड़िया को एक ही क्रिया के लिए आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं? एकार्थी शब्द हैं दोनों, और वो गुण में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि बर्ड भले ही अर्थ दोनों का हो, पक्षी भी चिड़िया है और चिड़िया तो चिड़िया है ही है, लेकिन जो खूबसूरती उससे आती है कि पक्षी कहते ही एक बड़ा, चूंकि तत्सम किस्म का शब्द है, तो वो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ शब्द है, तो बड़े विशालकाय पक्षी जो है हो सकते हैं, हंस वगैरह हो सकते हैं। और चिड़िया तो हम जानते ही हैं, जिसको संस्कृत में चटका कहते हैं, छोटी चिड़िया गौरैया होती है, और भी छोटी छोटी चिड़ियाएं होती है, हमारे बगीचे में तो उससे भी छोटी, एक उंगली, मेरी उंगली के बराबर चिड़िया आती है। तो पक्षी और चिड़िया चुप हैं, इसमें पक्षी और चिड़िया ये जो दो संज्ञाएं एक साथ रखी गई, जो कि वैसे पर्याय हैं व्याकरण और कोश की दृष्टि से, लेकिन उसमें खूबसूरती पैदा की गई है। और ये चुप्पी है पक्षियों की, उसकी सारी भयावहता को ये कविता सामने रखती है कि पक्षी और चिड़िया भी चुप हो गए हैं, जिसमें रोजमर्रा की आवाजें नहीं, सिर्फ गूंजे भर हैं, जिसमें संग साथ नहीं, जिसमें संग साथ कहीं दुबका हुआ है। ये दुबका हुआ जो क्रिया है, इसमें क्रियापद का सौंदर्य है। इसमें कुंतक की दृष्टि से इसकी मीमांसा करेंगे तो वो क्रिया वक्रोक्ति उसको कहते हैं। वक्रोक्ति जो हर जगह बांकापन या रीति की खूबी नहीं होती, वो बहुत उदात्त बात वक्रोक्ति के द्वारा कुंतक कह रहे हैं कि भाषा की जो विचित्तियां हैं, असाधारणताएं हैं, वो कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं, वो इस बात को कुंतक वहां कह रहे हैं। तो हमारी तो कमजोरी है कि हम कुंतक याद आएगा तो हम उसको कहेंगे, भले ही वो आपके समय की कविता हो तब भी। तो ये जो दुबकना है, इसमें क्रिया वक्रोक्ति आ जाती है। उसी तरह से यह ठहरा हुआ समय जिसमें कि हर कुछ पर चुप्पी समय की तरह पसर गई है, ये भी फिर वक्रता है। ये जो वक्रता और उसकी विच्छित्तियां हैं, क्रियापदों के द्वारा पैदा की जा रही हैं, वो मात्र रीति की खूबसूरती नहीं है, वो इसलिए है कि अपने समय पर उंगली कभी उनके द्वारा रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ठहरा हुआ समय है, इसमें चुप्पी हर कुछ पर समय की तरह पसर गई है। इसमें भी अनन्वय अलंकार बनता है कि समय को समय की ही तरह कह दिया जाता है, जैसे कि गगन गगन की तरह, सागर सागर की तरह, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध की तरह। ऐसा अनन्वय अलंकार का उदाहरण दिया जाता है, उसी चीज को उसी चीज से उपमा दी जाती है। तो समय समय की ही तरह, समय की चुप्पी की ही तरह पसर गई है, ऐसा कुछ कहा जाए तो वो जो संरचना है वो अनन्वय अलंकार की संरचना बनती है। लेकिन मुश्किल जो है, तो अनन्वय अलंकार का उदाहरण देने से ज्यादा मतलब नहीं है इस कवि को अनन्वय पैदा करने के लिए, अनन्वय अलंकार का उदाहरण पैदा करने के लिए तो लिख भी नहीं रहा है। लेकिन मुश्किल जो उसकी है कि ऐसे समय को हम कैसे लिख पाएंगे। पता नहीं यह हमारा समय है, यहां हम किसी और के समय में, और यह जो किसी और के, अरे देवेंद्र जी आप नहीं सुनती हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो रोज ही कुछ न कुछ बकता रहता हूं यूट्यूब पर और उस पर। अब आप मुझे अपना कुछ संपर्क वगैरह भेज दीजिए। संयोग से मेरी नजर पड़ गई, बड़ी खुशकिस्मती है कि आपका नाम सागर की याद असल में है। जिन जिन लोगों से सागर की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, वो हमारी कमजोरी है ये भी। और मेरी खुशकिस्मती यह है कि मुझसे कुछ लोग सीनियर या जूनियर थे, वो किसी न किसी तरह से मेरे संपर्क में है। कि राजेश जोशी भी हमसे 2-1 साल सीनियर थे, विजय बहादुर सिंह 2-4 साल सीनियर थे, उनसे संपर्क बना रहा। सागर जो बहुत अनोखा विश्वविद्यालय होता था एक जमाने में, उससे हम लोग निकले हुए लोग, इस नाते तो हमको एक दूसरे को पहचानना चाहिए। और देवेंद्र जी वहां रही। बहरहाल तो
वो जो मुश्किल है कि ऐसे समय को हम कैसे लिख पाएंगे, ये उस मुश्किल को कविता में गूंथने के कवि हैं। और उस मुश्किल के लिए जितने क्रियापद वो चुनते हैं, वो अद्भुत और अनोखे क्रियापद वो लेकर के आते हैं, संज्ञाएं भी वो अनोखी लेकर के आते हैं। जैसे इसी कविता के बाद कहते हैं कि कितना सपाट है यह समय, कि जिसमें कोई सलवटें परतें दरारें नजर नहीं आती। ये जो सलवटें परतें दरारें, ये जो पर्यायों के शेड्स हैं, एकदम पर्याय नहीं है, लेकिन इनको लाया गया। और समय की सलवटें, समय की दरारें, समय की परतें, वो भी अब दिखना बंद हो गई हैं। एक ऐसा समय जिसमें हमको डाल दिया गया है। जो धर्मपाल सवाल उठाते हैं, हालांकि तो बहुत दूसरे संदर्भ में, कि 18वीं 19वीं शताब्दी का जो भारत था वो हमसे किस तरह से छीन लिया गया, उसकी यादें तक हमसे छीन ली गई हैं और हम किसी और के दिए हुए समय में रह रहे हैं। यह समय हमारा समय नहीं है। वो सवाल करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं, क्या वो हमारा समय है? बहुत ही गंभीर मौजूद सवाल है। उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है धर्मपाल जी का, मैं फिर उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद है वो एक विचारक के रूप में। तो उनकी याद आ गई, तो कुछ शब्दावली उस तरह की आ गई कि हम किसी और के समय में बलात् आ गए हैं। तो उनकी लेख का शीर्षक ही है कि हम किसी और के समय में रह रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो यह जो किसी और के समय में बलात् घुसा दिए जाने की विवशता का बयान है, और उस समय को नकारने के लिए जो सारी छटपटाहट है, इसके कवि अशोक जी हैं। और उस छटपटाहट की अभिव्यक्ति वो जिस साहस से करते हैं, वो काबिल तारीफ है। और ये कविताएं जो मुझे भेजी गई, और जहाँ तक मैं अंदाज लगा रहा हूँ, वो शायद हाल की कविताएं हो सकती हैं। मेरी तो जो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, और बहुत थोड़ा सा ही मैंने उनका भाषण भी सुना था इसी मंच पर जो हुआ था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, मुझे कुछ और काम आ गया था। लेकिन हाल की कविताओं में शायद जो ये है, उसमें ये जो अपने समय को पहचानना, परखना और उससे टकराहट और उसको लिखने की जो जद्दोजहद है, वो बहुत गहराई से हम उसको महसूस करते हैं हमारे समय के कवि की। तो हमारे समय के कवि का बयान है। इस अर्थ में हम अशोक जी की कविता पढ़ते हैं जी। पता नहीं उसी तरह है या नहीं सागर, लेकिन आतताई की प्रतीक्षा, ये जो कविता है, सभी कहते हैं कि वह आ रहा है, उद्धारक मसीहा हाथ में जादू की अदृश्य छड़ी लिए हुए, इस बार रथ पर नहीं, अश्वारूढ़ भी नहीं, लोगों के कंधों पर चढ़कर वह आ रहा है। यह कहना मुश्किल है कि वह खुद आ रहा है या कि लोग उसे ला रहे हैं। ये अशोक जी की कविता की खूबी है। और कोई कवि होता तो यहाँ शायद रुक जाता कि लोगों के कंधों पर चढ़कर वह आ रहा है, इतना कहकर वह रुक जाता। लेकिन ये जो विकल्प हैं, हमारे समय के मुश्किल विकल्प हैं, और कहना मुश्किल हो गया है कि वह खुद आ रहा है चला हुआ, कि लोग उसको ला रहे हैं। ये जो अनिश्चितता का कथन है, ये एक तरह का साहस है। सभी लोग इस अनिश्चितता को नहीं पहचानते हैं और उसी को साहस समझ करके बयान करते हैं कि वह आतताई है और वह आ गया है हमारे ऊपर। जो इतना तक कह करके नहीं रुक जाता है, उससे आगे विकल्पों को तलाशता है, तो वो सत्य को स्वीकार करता है। उस सत्य को पहचानना और लिखना, उसकी जो मुश्किल है, उसको हम अशोक जी की कविता में इस रूप में देखते हैं कि वे सारे सरलीकरणों को नकार कर, वे सरलीकरणों से बचते हुए विमर्श करते हैं और तमाम जटिलताओं के बीच गोता एक तरह से लगाते हैं, उनसे उबरने की कोशिश भी करते हैं। वे उन लोगों के साथ हैं कि हम जो कीचड़ से सने हैं, हम जो खून से लथपथ हैं, हम जो रास्ता भूल गए हैं, हम जो अंधेरे में भटक रहे हैं, हम जो डर रहे हैं, हम जो ऊब रहे हैं, हम जो थक हार रहे हैं, हम जो सब जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, हम जो अपने पड़ोस से अब घबराते हैं, हम जो आंखें बंद किए हैं भय में या प्रार्थना में,
आप देखेंगे कि वही है। ये एक तरह का सातत्य है कि बहुत पुरानी कविताओं में भी दीपक अलंकार है, उसी तरह से हम सर्वनाम है, और जो क्या क्या हम कर रहे हैं, डर रहे हैं, उब रहे हैं, थकार रहे हैं, दूसरों पर जिम्मेदारी डाल। अगर ये बात की कविता है तो इसमें भी वो संरचना उसी तरह से, या जबकि भी कविता हो, लेकिन वो संरचना उसमें जो दीपक जन्य संरचनाएं और विमर्श की दीप्तियां बनती हैं वो जरा बराबर जारी रहती हैं। जटिलताएं बढ़ती जाती हैं समय की, ये हम उनमें देखते हैं। तो हम लोग या ये जो जनता, उसको कई क्रियाओं की अन्विति से बांधा जाता है, और उसके आगे जो और जटिल स्थितियां आती हैं उनका बयान फिर जो किया जाता है, वह पढ़ने पर शायद थोड़ा थोड़ा हमको एहसास होता है कि हाँ, बात तो जो अब हमारा अनुभव है उसको बयान करने की कोशिश की जा रही है। हम सब से कहा जा रहा है कि उसकी प्रतीक्षा करो, वह सबका उद्धार करने, वह सब कुछ ठीक करने आ रहा है। हमें शक है पर हम कह नहीं पा रहे, हमें डर है पर हम उसे छुपा रहे हैं, हमें आशंका है पर हम उसे बता नहीं रहे हैं। अब भी हम अनचाहे विवश कर्तव्य की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये स्थितियां कुछ पहले भी थी, अब और जटिल हो गई हैं। हमने वो जो स्टेडियम की हाल में कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी हुई थी, अशोक जी ने संचालित की थी शायद सन 75-76 में, तो उसमें क्या नाम उनका, विष्णु खरे की 2 कविताएं सुनी, उसमें वही याद रही कुछ कुछ। एक पुलिस के अधिकारी के बारे में थी, जो कि बाद में फिर माँ की गाली देता है, बहुत बढ़िया कविता थी, मुझे पसंद आई वो, माँ की गाली की वजह से और बढ़िया लगी वो, उसमें जिस तरह से वो देता है। और एक डरो, ये कविता है, तो डरो कि पूछेंगे डर किस बात का है, और न डरो तो डरो कि कहेंगे डर। ये वो जो सुनाते थे जिस तरह से, वो कविता इस तरह की एक ही बार सुनी, फिर मैंने ना पढ़ी है ना सुनी है, मुझे याद रही वो, पढ़ो तो डरो कि इत्यादि इत्यादि। वो कविता एक बार सुनने पर याद हो जाती है। कुछ कवि इस तरह का लिखते हैं, जैसे रघुवीर सहाय की कुछ कविताएं एक बार पढ़ी तो उसकी लय, तुकबंदी, छंद आदि वो कवियों ने बाद में छोड़ दिया, पता नहीं उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया, लेकिन वो बना रहता तो हमारे जैसे जो कुछ पुराने ख्यालात के छंदबंद ढूंढने वाले लोग हैं, उनको भी ये कविताएं कुछ उनकी याद में हिलगी रह जाती, जैसे कि रघुवीर सहाय की और विष्णु खरे की कविता हिलगी हुई है, वो मेरे साथ चलती है, वो मुझे रह रह के कई बार कोंचती है। यहाँ भी बात तो कही जा रही है, उसके आगे की बात कही जा रही है, जो शायद सन 1975 में विष्णु खरे कह रहे थे कि हम पर थोपा गया यह समय, और हम कह नहीं पा रहे हैं, हम उसे छुपा रहे हैं, अपने भीतर का जो डर है। और अब तो यह जो ये उसके बहुत बाद के अनुभव अशोक जी लेकर के आते हैं, तो वे उस समय के कवि हैं, उस समय को लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि दुख को रखने की जगहें धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये टोकरी शीर्षक कविता अच्छी खूबसूरत कविता है। दुख को टोकरी में रखकर जब हम भूल जाया करते थे, अब वो टोकरी भी हमारे पास अब नहीं रह गई है, ऐसा कुछ वो उसमें कहते हैं। अब पूरी कविताएं पढ़ने का समय नहीं है, मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगा, और चाहता तो मैं और लंबा भी बोल लेता, लेकिन आपको परेशानियां उससे होती। तो समय को लिखने की कोशिश में जो विडंबनाएं और व्यत्यय हैं, ये इन शब्दों को मैं फिर ला रहा हूँ। ये उस परंपरा के शब्द हैं जो अलंकार के आचार्यों की परंपरा है। हमारे अलंकार शास्त्र के आचार्यों ने इनको अलंकार के रूप में बताया है। व्यत्यय एक अलंकार है, बहुत उलटफेर हो जाता है, कभी उसका बयान करता है तो व्यत्यय अलंकार होता है। व्यत्यय अलंकार जो है रीति शैली वगैरह की खूबसूरती की बात नहीं है, वो तो सारे जटिल अनुभव जो जीवन के हैं उनको ये अलंकार बयान करते हैं, इसलिए वो इनको अलंकार के रूप में बता रहे हैं। अलंकार का मतलब ही वहाँ वो नहीं है जो हमको बता दिया गया कि वो बाहरी चीजें जो कि कटक कुंडल हार केयूर आदि की तरह होती हैं, वो इस तरह की चीजें अलंकार नहीं होते। जो हमारे आचार्य हैं, महान आचार्य जो हैं, भामा, दंडी, वामन आदि, उनकी कविता में उसी के आधार पर मैंने कहा कि अलंकार ही प्राण तत्व आत्मा काव्य की है, और उसी में जीवन मुक्ति कविता की है। जो हमने कुछ काव्यशास्त्र लिखने की कोशिश, संस्कृत में नया काव्यशास्त्र लिखने की कोशिश की, उसमें तो ये विडंबना और व्यत्यय अलंकार हैं,
लेकिन ये रीतिवादी अर्थ में अलंकार यहाँ नहीं है। उस समय को पकड़ने में, जो उसकी विडंबनाओं को पकड़ने में, उसके व्यत्यय को बयान करने में जो क्रियापद आ रहे हैं, उनसे ये व्यत्यय की और विडंबना की संरचनाएं अशोक जी की कविता निर्मित करती है। वो उसके कवि हैं। और सच अब हमारे भरोसे या सहारे नहीं है, और हम राहत महसूस करते हैं कि हमें उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ये जो कह दिया गया, तो एक तरह की दहला देने वाली बात है, जिसको वो कहते हैं अपनी कविता में कि सच के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ रहा है। एक ऐसे समय में हमको पटक दिया गया है कि सच कहाँ है, पहचानना कठिन होता चला जा रहा है। हम बदलाव चाहते थे और खुशकिस्मती से दुनिया भी ऐसी बदल गई कि सच का भय जाता रहा। तो ये जो पूरी मानसिकताएं पैदा हो गई हमारे देखते देखते किस तरह के कंस्ट्रक्ट्स हमारे दिमाग में ला दिए गए, और किस तरह से हमारे दिमाग की संरचना को बदलने की कोशिश की गई, उस सारी प्रक्रिया की समझ के साथ में उससे उबरने की कोशिश एक कवि जो करता है, वो अशोक जी के कवि को हम इस रूप में देखते हैं। वे एक कठिन समय में कवि कर्म की संभावनाओं को लेकर के आते हैं, इसलिए नाउम्मीद होने की भी जरूरत नहीं है। ये जो कई कविताएं मैंने पढ़ी, उसमें पढ़ते हुए लगता है कि अवसाद है, भीतर भिदा हुआ एक अवसाद है कि कैसे समय में हम आ गए हैं। उसके बावजूद नाउम्मीदी नहीं है, तो अभी भी हम उस समय को शब्दों में बांधने की कुव्वत रखते हैं, इस एहसास के साथ में। तो ये जो हमारी चुप्पी है, ये बेमानी नहीं है। इस अर्थ में भी कविता अगर कहीं चुप्पी साधती भी है, चुप्पी को अगर कविता कहती भी है, तो वो अवसाद में नहीं हमें ले जाती है। ये आत्ताई की प्रतीक्षा, जो शायद इस श्रृंखला की दूसरी कविता है, वो हमें ले जाती है वहाँ जहाँ हम लौटना चाहते हैं, जहाँ चाहत और हिम्मत दोनों साथ हैं, जहाँ अकेले पड़ जाने से डर नहीं लगता, जहाँ आतताई की चकाचौंध और धूम धड़ाके से घबराहट नहीं होती, जहाँ अब भी भरोसा है कि ईमानदार शब्द व्यर्थ नहीं जाते, जहाँ सबके छोड़ दिए जाने के बाद भी कविता साथ रहेगी। यह जो आतताई की सारे सिपह सालारों के होते हुए, उसके कुका इरादों लुभावने वायदों के चलते हुए, उसकी अश्लील हंसी और असह्य रोब के बीच में यह जो एक कवि कविता लिख रहा है, वो अंत में कहता है कि उस आतताई की प्रतीक्षा हमको नहीं है, और हो सकता है कि वह हमें अनदेखा कर दे, हमारी कारगुजारियों की खबर उस तक ना पहुंचे। हो सकता है कि पहुंच जाए और उसे हमें मसलने की फुर्सत वो निकाल ले। उस सब की भी परवाह न करते हुए कवि यहाँ यह कहता है कि उसकी प्रतीक्षा मैं नहीं करता, हमें अपनी ही प्रतीक्षा है, उसकी नहीं। तो यह जो आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं समाहार शायद ये कवि करता है, और ये कहने का साहस दिखाता है कि हम सिर्फ बचे हुए हैं इस शर्म से कि हमने चुप्पी नहीं साधी, कि हमने मोर्चा संभालने के से पहले या हारने के बाद न तो समर्पण किया न समझौता। हम लड़े, हारे और बचे भर हैं। तो जो क्रांति के उत्साह से उपजी हुई कविताओं से कुछ अलग हो जाती है यह कविता, और ये जो सारी लड़ते रहने, जूझते रहने और हार जाने के बावजूद भी बचे होने, और बचे होने के बीच अपने आप को पहचानने के साहस की कविता है, वह इस कवि की कविता है। हम तो कविता और अंतःकरण के पाले में रहे, जो आदिकाल से युद्ध रत हैं रहेंगे। हम पथ हारे हैं पर पथ हमसे कहीं आगे जाता है। इस पंक्तियों के साथ में मैं यह कहकर के समाप्त करता हूं कि वाग वैभव और असत्य के गुणगान में ये कविता नहीं चुकती। कायर बेसुरी आवाज से सुर लगाकर उसको दूषित करने की चालाकी का बयान तो वह बनती है, पर यह एहसास कराती है कि यह चुप्पी बेअसर नहीं हो सकती है। यह जो दुनिया को बदलने का सपना साकार मानकर घूरे पर फेंकने के पहले जो ठिठक कर रह जाते हैं, जो लोग जो सोच रहे हैं
कि मनुष्यता के इतिहास में क्या ऐसा मुकाम आ चुका है कि दुनिया को बदलना आदमी के हाथ में नहीं रहा। यह कविता उस मुकाम पर हमें छोड़ती है और इस संभावना के साथ हमें यह एहसास कराती है कि यह चुप्पी वेधक बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो टिप्पणियाँ दी मेरी कहीं नज़र उन पर पड़ी, मैं बहुत बहुत आदर देता हूँ उन लोगों को। बाद में कहीं ये मिल गया, एक तो जो हो जाता है उसमें कहाँ सेव हुआ, कहाँ फिर से सुनने को मिलेगा, कहाँ वो टिप्पणियाँ जो लिख दी गई थी वो आएंगी, वो मुझे अपने व्याख्यान की फिर कहीं नहीं मिली। लेकिन कभी मिली तो मैं उनको फिर से देखूंगा। जो आप लोगों ने बहुत अच्छी सराहनीय मेरा उत्साह वर्धन करते हुए इसमें टिप्पणियाँ दी, उनके लिए, इतने सुधी जनों ने जो इस व्याख्यान को सुना उसके लिए, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए, और मुक्तिपथ को फिर से धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।